एक छोटे से गांव में अमन नाम का लड़का रहता था। अमन के माता पिता जब अमन छोटा था तभी गुजर गए थे। वह अनाथ था, बेचारा बेसहारा था। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं था। वह एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। वह झोपड़ी गांव में बाढ़ आने के कारण बह गई। उस गांव का जमींदार बहुत दयालु था। उसे अमन पर दया आई तो उसने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। धीरे धीरे समय बीता चला गया। अब अमन बड़ा हो चुका था और आज भी वह जमींदार के यहाँ काम करता था। अमन जमींदार का बहुत विश्वास पात्र नौकर था। जमींदार ने भी अमन को अपने बेटे की तरह माना था। एक दिन जमींदार ने अमन से कहा, अमन बेटा, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा आधा काम वह संभाल लेगी, तुम्हारा घर संभाल लेगी, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। मेरी भी अब उम्र हो चली है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चित हो जाऊंगा। अमन बोला, अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कहते हो आप? आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आपके सिवा मेरा है ही कौन? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। माँ बाप तो बचपन में ही चले गए। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे संभाला है। आपका उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता। जमींदार ने कहा, अरे ये उपकार की बातें छोड़ो और बताओ, शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने कोई देख रखी है? अमन ने कहा, नहीं सेठ जी, मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आप जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हो। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई। पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। अमन बोला, जी सेठ जी, जैसा आपको ठीक लगे। जमींदार का बेटा यह सारी बातें सुन लेता है और गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या जरूरत है अमन की शादी का खर्च उठाने की? यह मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है? जमींदार गुस्से से बोला, सुजीत, जबान संभाल के बात करो। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। यह मेरी संपत्ति है, मैं जो चाहे वो करूंगा। और तुम मुझे यह मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। सुजीत ने कहा, पिताजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वो दो कौड़ी का नौकर नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया। जमींदार ने कहा, अपना और पराया की बात तो तुम मत करो। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? अब अमन ने मेरी कितनी सेवा की थी, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो। और यहाँ आकर भाषण दे रहे हो? चले जाओ यहाँ से। सुजीत वहां से गुस्से से चला जाता है। इस दो कौड़ी के अमन का कुछ करना पड़ेगा। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद जमींदार अमन की शादी करवा देता है। अमन का जीवन अब और बदल जाता है। उसकी पत्नी राधा का स्वभाव भी अमन जैसा ही था। अमन अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था।
अमन राधा से अक्सर कहता, भाग्यवान, तुम्हारे आने से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए और फिर सेठ जी ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। सेठ जी मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। यह बात तुम भी हमेशा याद रखना। सेठ जी के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। राधा भी मुस्कुरा कर बोलती, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जमींदार साहब दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुजीत जमींदार से बोला, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। जमींदार चौंक गए और बोले, तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? सुजीत बोला, वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। जमींदार गुस्से से बोलने लगे, समझ गया, अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो। देखो सुजीत, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। यह सब गंदी आदत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। सुजीत भी गुस्से से बोला, पिताजी, मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी मैं करूं, आखिर यह सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपका वारिस हूं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। जमींदार गुस्से से बोले, बदतमीज, अपने पिता से ऐसे बात करते हैं? तुम दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। सुजीत ने कहा, अच्छा, मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए आपके पास बहुत पैसे हैं। यह आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। पिताजी, एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जमींदार ने कहा, बदतमीज, अपने बाप को धमकी देता है? और कौन से पैसे? तुमने आज तक कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाए। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जाए यहां से। सुजीत गुस्से से चला जाता है। जमींदार चिंतित हो अपने कमरे में बैठे थे, तभी वहां अमन पहुंचा। जमींदार को परेशान देखकर पूछने लगा, क्या हुआ सेठ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? जमींदार ने दुखी होकर कहा, क्या बताऊं अमन, मेरे बेटे ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। बहुत बिगड़ता ही चला जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। अमन बोला, सेठ जी, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं है। जमींदार बोले, अमन बेटा, तुम नहीं जानते, अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह बातों से मारने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर सुजीत बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगले दिन जमींदार की तिजोरी में से 15,000 रुपये चोरी हो जाते हैं। जमींदार अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन उन पैसों का कोई पता नहीं चलता। तभी सुजीत वहां पर आकर बोलता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है? तभी वहां खड़े एक नौकर ने कहा, छोटे मालिक, सेठ जी की तिजोरी से 15,000 रुपये चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। जमींदार ने कहा, आखिर कौन पैसे निकाल सकता है? सुजीत झट से बोल पड़ा, चोर और कौन होगा? अमन ही होगा।
जरूर अमन ने ही पैसे निकाले हैं। जमींदार ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो सुजीत? मुझे अमन पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। सुजीत बोला, यही तो आपने गलती की है पिताजी। उस नौकर पर भरोसा करके वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसों पर नजर थी। आप उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी दे देते थे। अब पता चला दिन रात आपके आगे पीछे वो इसी के लिए घूमता था। तभी अमन वहां पर आ जाता है और सबको परेशान से बोलने लगता है। क्या बात हो गई है सेठ जी? कुछ हुआ है क्या? सुजीत गुस्से से बोला, इतना सब करने के बाद भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? चोरी की है तुमने और ऊपर से हिम्मत तो देखो, इसकी मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, सेठ जी, यह छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी? और मैं? राम राम राम, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। सुजीत बोला, ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुम्ही ने की है। सच सच बताओ, वो पैसे कहाँ हैं? वरना मार मार कर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तुम जैसे मक्कार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले बड़े लोगों को अपनी चिकनी चिकनी बातों में फंसाते हो, उनका भरोसा जीत लेते हो, फिर जैसे ही मौका मिले हाथ साफ करके निकल जाते हो। एहसान फरामोश, मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने उनके एहसान का यह सिला दिया। अमन को बहुत दुख पहुंचता है, वह रोने लगता है। तब जमींदार ने कहा, बस करो सुजीत, बहुत हो गया। कब से तुम अमन को भला बुरा बोलते जा रहे हो। अब मैं अमन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मुझे अमन पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है। अमन ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। अमन भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वह तुमसे कई गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। सुजीत बोला, पिताजी, आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हैं। इसने आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे। मैं तो कहता हूं, इसके घर की तलाशी लीजिए। जरूर इतने पैसे इसी ने छुपाए होंगे। जमींदार ने कहा, बस अब बहुत हो चुका सुजीत, ज्यादा बोलोगे तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तुम अमन पर झूठा आरोप लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं बल्कि तुमने की है। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिया तो तुम इतना गिर गए कि अपने ही घर में चोरी करने लगे। सुजीत गुस्से से बोला, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं। जमींदार ने कहा, हाँ, मैं सबके सामने कहता हूं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तलाशी तो तुम्हारे कमरे की होनी चाहिए। सुजीत बोला, अच्छा, ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कमरे की तलाश के बाद आपको अमन के घर की भी तलाश लेनी होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर क्या था, सुजीत के कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके कमरे में वह पैसे नहीं मिलते। सुजीत ने कहा, देखा आप सबने, नहीं मिले ना पैसे। मैंने आपको कब से कहा है कि पैसे अमन ने ही चुराए हैं। एक बार उसके घर की भी तलाशी ली जानी चाहिए। तब वहां मौजूद एक नौकर ने कहा, छोटे मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमन के घर की तलाशी लेते हैं। फिर अमन के घर की तलाशी ली जाती है और अमन के घर में पैसे मिल जाते हैं। यह देख अमन को बहुत बड़ा धक्का लग जाता है कि आखिर उसके घर में पैसे कहाँ से आए। सुजीत बोलने लगा, देखा पिताजी, आपने, मैं आपको कब से कह रहा था कि पैसे अमन ने लिए हैं, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया।
अब समझ में आया कि अपना कौन है और पराया कौन। जमींदार को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए बोलने लगा, सेठ जी, यह सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता। सेठ जी, मेरा भरोसा कीजिए। सुजीत बोला, चुप कर धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वह तुम पर कितना भरोसा करते थे, मुझसे भी ज्यादा तुम पर भरोसा करते थे। तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। तुमने आज पिताजी का दिल तोड़ दिया है। सबूत सबके सामने है कि चोरी तुमने ही की है। पिताजी, मैं तो कहता हूं इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अमन बोला, नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। कुछ बोलिए सेठ जी, ऐसे चुप मत रहिए। जमींदार एक शब्द भी नहीं बोलता। सुजीत बोला, पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। तब जमींदार ने कहा, नहीं सुजीत, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। चलो यहां से। सुजीत बोला, लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसको तो सजा मिलनी चाहिए। जमींदार बोले, मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे पुलिस को। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी। चलो यहां से। इतना कहकर जमींदार वहां से जाने लगे। अमन ने बहुत गिड़गिड़ाया, ऐसे मत जाइए सेठ जी, कुछ तो बोलिए। आप मुझसे रूठ जाओगे तो भगवान मुझसे रूठ जाएगा। सेठ जी। सुजीत ने अमन से कहा, खबरदार, अगर मेरे पिताजी के पास आने की भी कोशिश की, आज के बाद अगर हमारे घर के आसपास भी दिखे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शुक्र मनाओ मैंने पुलिस नहीं बुलाई। पिताजी ने तुम पर और एहसान कर दिया, नहीं तो आज तुम जेल में होते। जमींदार वहां से चला जाता है। अमन रोता रहा, बिलखता रहा। तब उसकी पत्नी राधा ने उसे संभाला और कहा, आपकी तो कोई गलती नहीं है जी। और यह पैसे हमारे घर पर कब आए? किसने रखे? यह जरूर किसी का षड्यंत्र है आपको फंसाने के लिए। अमन बोला, वो सब मैं नहीं जानता भाग्यवान। मुझे इस वक्त मेरे सेठ जी की चिंता हो रही है। ना जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे कैसे भी उनसे बात करनी ही होगी। राधा बोली, मेरी बात सुनिए, अभी आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जमींदार साहब ने भी आप पर भरोसा नहीं किया। वे भी बिना कुछ बोले ही चले गए। अमन बोला, सेठ जी की इसमें कोई गलती नहीं है। उनका दिल टूट चुका है। भले ही मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबके सामने वह पैसे मिले हैं और यह साबित हुआ है कि मैं ही चोर हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? सेठ जी को कैसे समझाऊं? राधा बोली, अभी इस वक्त आप किसी से बात मत कीजिए। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर जमींदार साहब से बात करना। अमन राधा की बात मान लेता है। फिर सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि अमन ने जमींदार के घर से पैसे चुराया है। सारे गांव वाले अमन को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अमन को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। जमींदार की एक झलक देखने के लिए वो घंटों तक उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, क्योंकि उस दिन के बाद से जमींदार ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन राधा बोली, सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। आटा बस 2 ही दिन का ही बचा है। आप अपने सेठ जी के भरोसे और कितने दिन बैठेंगे? मुझे नहीं लगता है कि अब वह आपको काम पर बुलाएंगे। आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अमन बोला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर का राशन खत्म हो गया है? अब बता रही हो। राधा बोली, कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो।
ना ठीक से खाते हो, ना सोते हो। मेरी बात मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। अमन बोला, ठीक है, मैं अभी गांव में काम देख कर आता हूँ। शायद किसी के पास कोई काम मिल जाए। फिर अमन गांव में निकल पड़ता है और एक दुकानदार से पूछता है, राम राम भैया, मैं काम की तलाश में हूँ। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दुकान का मालिक बोला, तू वही चोर अमन है ना, जिसने जमींदार के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं। क्या पता कल को तू मेरी दुकान चुरा ले। निकल यहाँ से। अमन को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह वहां से चला जाता है। फिर एक मूलचंद सेठ के पास जाकर काम के लिए पूछता है। वह सेठ मान जाता है और बोलता है, ठीक है भाई, कल से तुम काम पर आ जाना। तभी वहां पर सेठ की पत्नी आ जाती है और बोलती है, आप यह क्या कर रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है इसको काम पर रखने की। आपको पता नहीं है इसने क्या किया है? भलाई का ज़माना नहीं है। आप इसको काम देकर भलाई करने जाओगे और कल को यह आपका घर साफ कर देगा। उसके बाद मूलचंद सेठ बोला, देखो अमन, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर काम देख लो। अमन निराश होकर वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी दूर पर जमींदार उसे किसी से बात करते हुए दिखता है। अमन जमींदार को देख बहुत खुश हो जाता है और उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन जमींदार उसे अनदेखा कर वहां से चला जाता है। अमन को बहुत बुरा लगता है। वह निराश हो जाता है और घर चला जाता है। इधर अमन की पत्नी राधा को भी गांव की औरतें ताना मारती हैं। राधा को उनकी बातें सुन बहुत बुरा लगता है। वह घर चली जाती है और घर पर अमन को देख पूछती है, क्या हुआ जी? आप काम देखने गए थे ना, मिला क्या? अमन बोला, नहीं भाग्यवान, देखने गया था लेकिन वहां पर काम नहीं था। कल फिर जाकर देखता हूँ। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही है। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाई? राधा बोली, जी वो सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं। दाम सुनकर ही मैं वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना देती हूँ। वैसे भी हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। और फिर दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। दोनों लोगों की ताने की बात एक दूसरे से छुपाते हैं। फिर एक दिन अमन के घर पर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे अमन, मूलचंद सेठ ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है, चलो जल्दी से। अमन और राधा बहुत खुश हो जाते हैं। अमन अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, दोपहर में मैं जब भी वक्त मिले खाना खाने आ जाऊंगा। अभी मुझे जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से काम मिला है। उन्होंने मुझे काम के लिए मना किया था, लेकिन अब बुला लिया है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम अपना ख्याल रखना और खाना भी खा लेना। पता नहीं, मुझे देर भी हो सकती है। राधा बोली, ठीक है, आप जाइए, जैसे ही फुर्सत मिली खाने के लिए आ जाना। अमन मूलचंद सेठ के पास काम करने के लिए निकल पड़ता है और दिन भर मजदूरी करने के बाद मूलचंद सेठ उसी दिन उसे एक दिन की अच्छी मजदूरी के पैसे भी दे देता है। यह लो भाई, अमन, तुम्हारी आज की मजदूरी। कल से वक्त पर आ जाया करना। अमन बोला, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको नहीं पता, घर की हालत बहुत खराब है। अगर आज आप काम पर ना देते तो मुझे भूखे ही रहना की नौबत आती। मैं चलता हूँ सेठ जी, कल आ जाऊंगा। अमन खुशी से अपने घर की ओर चलता है और घर जाकर राधा को पैसे दे देता है और बोलता है, यह मेरी आज की मजदूरी है, अब तुम घर की चिंता छोड़ दो। राधा पैसे देखकर बोली, सेठ जी तो बहुत अच्छे पैसे दिए हैं मजदूरी के। अमन बोला, हाँ, सेठ जी बहुत दयालु हैं। शायद मेरी हालत पर तरस खाकर उन्होंने औरों से ज्यादा पैसे दिए होंगे। राधा बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब खाना खा लीजिए, मैं अभी लगा देती हूँ।
राधा खाना देती है, अमन खाना खाने लगता है। इधर सेठ मूलचंद से मिलने जमींदार जाता है। मूलचंद सेठ और जमींदार बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। मूलचंद सेठ जमींदार से बोला, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, जैसा तुमने बोला था उसे काम पर रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। तुमने कहा इसलिए मेरी पत्नी मानी, नहीं तो मेरी पत्नी को मनाना मुश्किल था। जमींदार बोले, शुक्रिया दोस्त। इधर अमन सोच में पड़ जाता है, आखिर मूलचंद सेठ ने मुझे काम पर कैसे रख लिया। सेठ जी की पत्नी ने तो उस दिन साफ साफ मना कर दिया था और अब मुझे दूसरों से ज्यादा मजदूरी भी दी। यह हुआ कैसे? कल सेठ जी को पूछ लेता हूँ, कहीं मेरी वजह से सेठानी को कोई आपत्ति तो नहीं। दूसरे दिन अमन सेठ से पूछता है, सेठ जी, मेरी वजह से सेठानी नाराज तो नहीं है? उन्हें मेरा यहाँ काम करना मंजूर तो है ना? सेठ मूलचंद ने कहा, नहीं नहीं अमन, सेठानी को कोई आपत्ति नहीं है, वह मान गई है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। अमन बोला, फिर ठीक है सेठ जी, मैं वही सोच रहा था, आप दोनों का बड़ा एहसान है मुझ पर। मेरे बुरे समय में मेरी सहायता सिर्फ आपने की है, मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगा। सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मूलचंद सेठ ने कहा, रुको अमन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मुझे मेरे दोस्त जमींदार ने बताने को मना किया था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए। अमन, तुम्हारे धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, जमींदार है। जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी पत्नी भी उनकी बहुत इज्जत करती है। उनके कहने पर ही हमने तुम्हें काम पर बुलाया था। अमन, वो तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। यह सुन अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दौड़ते हुए जमींदार के घर जाता है। घर के बाहर ही उसे एक नौकर रोक लेता है। रुको अमन, तुम अंदर नहीं जा सकते। छोटे मालिक ने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, फिर भी आ गए। अमन बोला, मुझे बस एक बार सेठ जी से बात करनी है, मुझे जाने दो। नौकर ने कहा, नहीं, बोला ना, एक बार में समझ में नहीं आता, निकल यहाँ से, वरना छोटे मालिक को बुलाता हूँ। अमन निराश होकर वहां से चला जाता है। अमन की आवाज़ सुन जमींदार भी अमन से मिलने को तड़पता है। सोचने लगता है, मैं जानता हूँ अमन बेटा, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर जितना तुम मुझे मिलने के लिए तड़प रहे हो उतना मैं भी तड़प रहा हूँ। लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने चोरी नहीं की है, तुम्हें किसी ने फंसाया है, लेकिन सबके सामने सुजीत ने साबित कर दिया है। मैं कुछ बोल ना सका। सारे गांव वाले तुम्हें चोर की नज़र से देखने लगे, जबकि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। अब जब तक मैं तुम्हारी बेगुनाही का सबूत सबके सामने नहीं लाता, तब तक ये सब करना होगा। फिर एक दिन सुजीत एक आदमी से बात करता है। वो आदमी सुजीत को बताता है कि अमन को मूलचंद सेठ ने काम पर रखा है। सुजीत बोला, अच्छा, तो यह बात है, उस सेठ के यहाँ अमन को काम मिल गया। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे और अमन के कमरे में रखे थे, वैसे ही उस सेठ के यहाँ सेठानी का हार चुरा लो और मौका मिलते ही अमन के घर पर जाकर रख दो। मैं भी देखता हूँ वह सेठ अमन को कैसे काम पर रखता है। उस अमन को मैं भूखे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसे पाई पाई के लिए मोहताज ना बनाया तो मेरा नाम भी सुजीत नहीं। यह सारी बातें जमींदार सुन लेता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और अमन के लिए उसका दिल और भी तड़प उठता है। गुस्से में वह सुजीत के कमरे में जाकर बोलता है, अच्छा, तो यह बात है, तुम इतना गिर जाओगे यह मैंने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे अमन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम इतना गिर गए कि खुद के घर में चोरी करने की और इल्जाम बेचारे उस अमन पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है।
यहाँ तक कि उसके लिए तुम पुलिस भी बुला रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को भी बताऊंगा कि तुमने किस तरह से उसे फंसाया है। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। तुम्हारा क्या भरोसा कल को तुम उस बेचारे की जान ले लोगे। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। सुजीत कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। जमींदार वहां से चला जाता है और अगले दिन जमींदार सारे गांव वालों को अपने बेटे की सच्चाई बताता है और उसके बेटे की वजह से अमन को झेलना पड़ा। उसके लिए जमींदार अपनी 5 बीघा जमीन अमन के नाम करता है ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। उसके बाद जमींदार पुलिस को बुलाया है और सुजीत को गिरफ्तार करवाया है। पुलिस सुजीत को गिरफ्तार करके ले जाती है। तब अमन जमींदार से कहने लगा, सेठ जी, छोटे मालिक को माफ कर दीजिए, आखिर वह आपका बेटा है। जमींदार ने कहा, नहीं बेटा, उसे बेटा कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। उसने बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया। बेटे होने के सारे फर्ज तो तूने निभाए हैं। उसे कुछ दिन जेल में रहने दो, शायद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। अब अमन के पास 5 बीघा जमीन हो गई थी जिसमें वो खेती करके अपना जीवन आराम से सुखी से बिताने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।